जय श्री कृष्ण। 15 सितंबर इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट डे क्यों है? क्योंकि इस दिन इंजीनियर्स डे है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड के सबसे बड़े इंजीनियर श्री कृष्ण को मेरा नमन। अब आप सोच सकते हैं कि 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है। आप ऐसे सोचिए कि ये 15 सितंबर एक डेट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि इंजीनियर्स हमारे समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। विश्वेश्वरैया जी हर साल हम लोग 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के रूप में इंजीनियर्स डे बनाते हैं। एक महान विजनरी जो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल दिए, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को डे मॉडर्न सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ में बदल दिए। इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इंजीनियर से जानते हैं। इस चीज़ से इनको नवाजा गया, इनको जाना गया, इसको इनके इसी नेचर्स, इसी विजनरी की वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंजीनियर बोला गया। तो इंजीनियर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इंजीनियर्स ना हो तो क्या हमारे पास डेम या फिर आईटी हब्स या फिर मॉडर्न सिटी ये सब होते? शायद नहीं। सबसे इंस्पायरिंग बात तो ये है कि इंडिया में तो इंडिया, लेकिन दूसरे देशों में जैसे श्रीलंका और तांजानिया में भी 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे बनाया जाता है, ग्लोबल लेवल पे इनके इम्पैक्ट को सल्यूट करने के लिए। तो चलिए आज इंजीनियर्स डे पे हम हर उस इंजीनियर्स को सल्यूट करें जिन्होंने इस मॉडर्न इंडिया को डिज़ाइन किया। अब विश्वेश्वरैया जी ऐसा क्या किए थे जिसकी वजह से हम लोग उनको फादर ऑफ इंजीनियर्स बोले? वो हमारे सोसाइटी में ऐसा कौन सा बदलाव लाए थे जिसकी वजह से हम लोग उनको इतना सम्मान देते हैं? वो सिर्फ एक डैम कंस्ट्रक्ट नहीं किए, विश्वेश्वरैया जी सिर्फ एक डैम कंस्ट्रक्ट नहीं किए, बल्कि ऐसा डैम कंस्ट्रक्ट किए जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, कृष्णराज सागर डैम, जो कि सूखी जमीन को हरियाली में बदल दिया। मतलब जहाँ पे कुछ फसल नहीं उगता था, पूरी बंजर जमीन थी, वहाँ पे हरियाली आ गई। वो कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं किए, बल्कि ऐसा कंस्ट्रक्ट किए, ऐसा फ्लड गेट बनाए, ऐसा फ्लड गेट बनाए जिसकी वजह से हैदराबाद और विशाखापट्टनम बाढ़ से बच सका, उसको बाढ़ से डूबने से बच सका। वो एक इंडस्ट्रीज का नींव रखे जिसको हम मैसूर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जान सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत आत्मनिर्भर बना, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप हमारे इंडिया में हुआ इनकी वजह से। इसी सोच के साथ कि वो जानते थे, वो इस चीज़ को जान गए थे कि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो इंजीनियरिंग का फाउंडेशन है। इसी सोच के साथ वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जो आज भी लाखों लाखों ब्रेन, मतलब ब्राइट ब्रेन को सेव कर रहा है। तो सोचिए एक सिंपल इंसान का विजन कितना स्ट्रॉन्ग था कि वो लाखों जिंदगियों को छू गया। इसीलिए इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, इनको इस भारत रत्न से मतलब ऑनर किया गया। अब रोल ऑफ इंजीनियर्स क्या है हमारे नेशंस के लिए, हमारे इंडिया के लिए? आप जो डेली फ्लाईओवर यूज़ करते हो या बैठे बैठे ऐप यूज़ करते हो जिसके बिना आपका दिन नहीं कटता, या फिर आपको जो आराम से ईजिली पानी, वाटर सप्लाई मिल जाता है, मतलब क्लीन, मतलब पीने वाला पानी, साफ पानी आपको ईजिली मिल जाता है, इनके पीछे किसका हाथ है? इसी इंजीनियर्स का हाथ है। इसी इंजीनियर्स का हाथ है जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ इतनी ईजिली मिल जाता है। तो इंजीनियर्स डे हमें याद दिलाता है कि इंजीनियर सिर्फ मशीन बनाते नहीं है, बल्कि वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, वो इनोवेटर्स होते हैं, वो हमारे नेशंस के फ्यूचर को सेव करते हैं, यानी कि हमारे नेशंस को बिल्ड करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, अब अगर आप एक स्टूडेंट और कुछ बड़ा करना चाहते हो देश के लिए, या फिर कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से शायद इंजीनियरिंग इज़ योर पाथ। इसी के थ्रू आप कुछ बड़ा या इम्पैक्टफुल कर सकते हो। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आज के डेट में भारत के लिए फ्यूचर में आप ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे, ये हमें कमेंट्स में बताएं। अब आप ये सोच सकते हैं कि विश्वेश्वरैया जी जब 100 साल पहले बाढ़ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे, तब भी आज के डेट में बिहार, उत्तराखंड और पंजाब बार बार मानसून में डूब क्यों जाते हैं? तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिमालयन रिवर्स, जहाँ पे कोसी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि उसको हम सौरो ऑफ बिहार बोले।
इसमें जो है इसकी बिहार में जो डैम होते हैं, बांध होते हैं, उसका इतना खराब स्थिति है, वो बार बार इतना पुअरली मेंटेन है कि वो बार बार थोड़ी सी भी बाढ़ आती है तो वो टूट जाती है। और ऊपर से ये जो नदी आती है ना, वो कहाँ से आती है? नेपाल बॉर्डर से आती है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो इंडिया और नेपाल बॉर्डर का कोऑर्डिनेशन, वो इतना खराब है, इतनी खराब प्लानिंग है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता। उनके लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उत्तराखंड में क्या प्रॉब्लम है? उसकी अलग ही प्रॉब्लम है, क्लाउड ब्रस्ट और मेल्टिंग ग्लेशियर्स, इसकी वजह से वहाँ पे बार बार बाढ़ आ जाता है। ये एक्चुअली, और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि फ्रेजाइल हिमालय स्लोप पे क्या बना हुआ है? होटल या रोड, जो सॉइल को रेन एब्जॉर्ब करने में बाधा बनती है, जिसकी वजह से, और ऊपर से ये क्लाइमेट चेंज जो बाढ़ फटाफट लाती है, इजीली लेते आती है। और ये जो डैम हमारी बनी हुई है आज के डेट में, कंस्ट्रक्शन, वो पुराने ज़माने की, आज के डेट में इतनी एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन, इतनी एक्सट्रीम वाटर फ्लो को रोक नहीं पाती। मतलब पुराने ज़माने की डैम आज के डेट में वो उसको रोक नहीं पाती है। तीसरा है पंजाब, जो एक्चुअली इंडियन ब्रेक बास्केट है, एक तरह से आप बोल सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये तीनों रिवर्स, सतलज, बीज और घाघरा रिवर्स। ये हमेशा ओवरफ्लो रहती है, हमेशा, अक्सर थोड़ा सा भी बाढ़ आया तो वो ओवरफ्लो होगी। सिल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट हो जाता है, वीक कैनाल मेंटेनेंस, उसको बार बार मेंटेन नहीं करते तो वो टूट जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर फोकस रहा क्या? इरिगेशन पे, हमेशा फोकस रहा इरिगेशन पे, लेकिन ये मॉडर्न फ्लड कंट्रोल पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें सिर्फ नेचर को ब्लेम करना सही रहेगा? क्या इसमें हमारी गलती नहीं है? आउटडेटेड डिज़ाइन, वीक प्लानिंग, साइंस को फुल्ली इग्नोर करना। बेशक फ्लड जो है नेचुरल होती है, लेकिन ह्यूमन मिसमैनेजमेंट जब उसे और बिगाड़ दे तो क्या ये ह्यूमन यानी कि मैन मेड डिजास्टर नहीं बन जाते? अब देखिए, जब हम लोग फ्लड के ऊपर बात करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि बार बार इतने सारे इंजीनियर्स होने के बाद, इतने सारे डैम्स होने के बाद, इतने सारी टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी फ्लड बार बार क्यों आ जाती है? तो उसका रीज़न ये है, पहला रीज़न है ओल्ड डिज़ाइन न्यू प्रॉब्लम। बहुत सारी डैम हमारी बहुत पहले, दशकों पहले बनी है, जो कि लाइट रेंज को झेलने के लिए बनी गई थी। और आज के डेट में एक्सट्रीम रेन होती है, यानी कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्लाउड ब्रस्ट होता है, जब तब अनप्रेडिक्टेबल्स रेन होता है। यानी कि जो डैम 50 साल में आने वाली बाढ़ को झेलने के लिए बनी थी, अब वो हर साल क्लाउड ब्रस्ट को झेलती है, तो वो कैसे टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। दूसरा है मेंटेनेंस फेलियर। सिर्फ डैम को, माने कि स्ट्रक्चर को बना देने से या डैम को बना देने से हमारा काम ख़त्म नहीं होता, उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है, उसको अच्छे से वेल मेंटेन करना पड़ता है। जो कि हमारे में ये प्रॉब्लम है कि करप्शन की वजह से, लैक ऑफ फंड की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से ये मेंटेनेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बांध टूटता है, फिर नदियों में सिल्ट जमा हो जाती है, हमारा वो ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। अब आप ऐसे समझो कि अगर आपने कोई बाइक खरीदी है और उसे सर्विसिंग नहीं कराओगे तो वो कभी ना कभी तो ख़राब होगी, कभी ना कभी तो उसमें वो फंक्शन करना बंद कर देगा। बिल्कुल वही वाला। थर्ड अप्रोच है फ्रेगमेंटेड अप्रोच। मतलब देखो, नदियाँ जो है ना, वो स्टेट के बॉर्डर्स को नहीं देखती, ठीक है, लेकिन हमारे फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम अभी भी स्टेट वाइज है, वो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार और नेपाल बहुत सारे रिवर्स को शेयर करते हैं आपस में, वहाँ से बहुत सारी रिवर्स शेयर करती है, लेकिन जब तक बिहार और नेपाल की कोऑर्डिनेशन प्लानिंग सही नहीं होगी तब तक वहाँ बार बार बाढ़ आएगी, ठीक है। फिर इग्नोरेंस, साइंस को इग्नोर करके चलना, फोर्थ पॉइंट है साइंस को इग्नोर करके चलना। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे एरिया में घर बनाना जो जहाँ पे बाढ़ आने वाला जैसा एरिया में घर बनाना, मतलब स्ट्रक्चर करना, कंस्ट्रक्ट करना, या फिर जो हिमालय का फ्रेजाइल स्लोप है वहाँ पे होटल बनाना, या फिर जंगल को कट करना। ये सारा चीज़ क्या है, ये आप एक तरह से डिज़ास्टर को इनवाइट ही कर रहे हो। अगर देखो, इंजीनियर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम अगर फुल्ली
पूरी तरह से इन्वायरमेंट साइंस को इग्नोर करके चलेंगे तो बाढ़ आएगी और ज़्यादा बदतर कंडीशन में आएगी, जिसे हम लोग झेल नहीं पाएंगे। तो ये सारे इशू हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे इंजीनियर्स की गलती नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे सिस्टम में, हमारे मेंटेनेंस में, हमारी आउटडेटेड पॉलिसीज़ में, जो कि आज के चैलेंज के लिए अभी भी बहुत ही पीछे चल रही है। अब सवाल ये है कि अगर हम उस फ्लड सिस्टम से जो बार बार बिहार, उत्तराखंड या फिर पंजाब में आ रहा है, उससे बचना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या चेंजेस करें? तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि हमारा डैम्स और एम्बांकमेंट जो पुराने रेनफॉल्स यानी कि बहुत साल, सदियों पहले बने थे नॉर्मल रेनफॉल्स को झेलने के लिए, उसको अपडेट करना पड़ेगा और ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि वो आज के क्लाइमेटिक कंडीशन को झेल पाए, यानी कि आज के क्लाउड बर्स्ट को झेल पाए। दूसरा है रिवर बेसिन प्लानिंग। नदियाँ कभी भी राजनीतिक सीमा नहीं देखती, तो प्लानिंग कुछ ऐसी होना चाहिए जो कि सिर्फ राज्य या जिले के स्तर पे ना हो, बल्कि पूरे रिवर बेसिन्स के स्तर पे प्लानिंग की जाए, जो कि बहुत ही हॉलिस्टिक हो। ठीक है। चौथा है टेक्नोलॉजी यूज़। उस ज़माने में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि AI है, सेटेलाइट डेटा है, वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग मॉडल है। इन सब चीज़ ये सारे पावरफुल्स आज के डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमें अर्ली वार्निंग साइन दे सकते हैं और लाखों ज़िंदगियां बचाई जा सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर एग्जीक्यूशन करें। ठीक है। फिर अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग मतलब आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकना है, यानी कि वैसे जगह पे कंस्ट्रक्शन जो एक्चुअली हमारे क्लाइमेट को और वर्स कर सकता है, जैसे कि फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन करना, फ्रेजाइल हिल्स, हिमालयन हिल्स पे कंस्ट्रक्शन करना, इन सब में कंस्ट्रक्शन करना एक्चुअली प्रॉब्लम्स को न्योता देना है। इनको रोकना एक्चुअली हमारे कंट्री के प्रोग्रेस को रोकना नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साइड में अपना एक कदम बढ़ाना है। ठीक है। मेंटेनेंस कल्चर। अब कुछ भी चीज़ अगर हम लोग बना देते हैं, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ बनाने से काम नहीं चलता, उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है। वेल मेंटेन करना, चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी स्ट्रॉन्ग या फिर कितनी भी पावरफुल तरीके से बनाया जाए, लेकिन आप उसको अगर मेंटेन नहीं करोगे, उसको देख रेख नहीं करोगे, तो वो एक टाइम में ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल वही होगा। ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होना चाहिए, फिर उसमें ये रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, और अगर इसको फॉलो नहीं किया जाए तो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ये सिस्टम आपको लाना पड़ेगा। फिर चौथा है ग्रीन इंजीनियरिंग। कहीं ना कहीं हम लोग को नेचर से जुड़ना पड़ेगा। नेचर हम लोग को वैसे भी बहुत तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो नेचर से हमें जुड़ना पड़ेगा, जैसे कि रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, यानी कि पेड़ पौधा फिर से ज़्यादा मात्रा में लगाओ। फिर वेटलैंड को रिस्टोर करना पड़ेगा, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को रिवाइवल करना पड़ेगा। इन सब चीज़ को करने से हम लोग फ्लड के इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा, यानी कि इंजीनियरिंग प्लस इकोलॉजी इक्वल टू टोटल प्रोटेक्शन। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तभी हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, यानी कि इंजीनियरिंग, प्लानिंग और नेचर, इन तीनों चीज़ को आपको एक साथ लाना पड़ेगा, तभी आप आज के डेट में फ्लड से बच पाओगे। वरना ये फ्लड अगर अब भी आप नहीं सुधरे, हम लोग अगर अब भी नहीं सुधरे, तो ये फ्लड बद से बदतर होगा। ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा, कल के डेट में मैन मेड ट्रेजेडी भी सुनने को आपको मिलेगा। तो कंक्लूजन निकलता है कि ये जो रिपीटेड फ्लड, बार बार जो फ्लड आ रहा है बिहार, उत्तराखंड या पंजाब में, ये शो करता है कि हमारे फ्लड कंट्रोल सिस्टम के डिज़ाइन में, मेंटेनेंस में, उसके एग्जीक्यूशन में सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि 100 साल पहले विश्वेश्वरैया जी ये प्रूफ कर दिए थे कि अगर इंजीनियरिंग में प्रॉपर डिसिप्लिन और फॉरसाइट हो, तो वो किसी भी तरह के मैसिव फ्लड को ईजिली डील कर सकता है। हैदराबाद का मूसी फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम इस बात का जीता जागता उदाहरण है। ठीक है। आज के डेट में हमारे पास पहले के कंपेयर में काफ़ी बेटर टेक्नोलॉजी है, AI है, सैटेलाइट है, मशीनरी है, फिर वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है। ये सब होने के बावजूद कमी है तो किसकी? प्रॉपर विजन, कोऑर्डिनेशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की। यानी कि अब साइंस को, प्लानिंग को
और ये एग्जीक्यूशन को एक साथ आना पड़ेगा, इसके बिना तो हम लोग ये फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बार बार आ जाए, आता ही रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अभी हम लोग सिर्फ डिजास्टर के बाद ही रिएक्ट करेंगे, या अब समय आ गया है कि हम लोग उस डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए प्रिपेयर होंगे या उसका तैयारी करेंगे। इंडिया को अब सिर्फ पॉलिसीज नहीं बल्कि एक सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप चाहिए, जहाँ पे इमीडिएट एक्शन में हम देखें तो एक हज़ार्ड मैप पब्लिश किए जाए, मानसून से पहले सारे डैम का ऑडिट हो, प्लस और एक मतलब स्कूल में फ्लड सेफ्टी ड्रिल्स शुरू किए जाए। मिड टर्म में यानी कि 1 से 3 ईयर के टर्म्स में अगर हम देखें तो जितने भी पुराने डैम्स है उसको रेट्रोफिटिंग कराई जाए, वेटलैंड को रिस्टोर किया जाए और IoT बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम लागू किया जाए, जिसकी वजह से हमको फ्लड से रिलेटेड पहले ही वार्निंग और भी एक्यूरेट वे में मिले। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि 3 से 10 ईयर्स के गोल को अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म गोल में 3 से 10 ईयर्स के गोल को अगर हम देखें तो जितने भी बड़े शहर हैं उसमें अंडरग्राउंड फ्लड टनल्स बनाया जाए, मतलब उसकी प्लानिंग की जाए, और पूरे देश में बेसिन लेवल अथॉरिटीज़ बने जो कि रिवर्स को हॉलिस्टिकली मैनेज कर सके। ये सारे चीज़ मुझे लगता है कि अभी इंडिया को इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। ये सारा गेम एक्चुअली डिसिप्लिन का है। अगर हमारा सिस्टम अभी भी स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन और रेगुलर मेंटेनेंस नहीं किया तो ये सारे जितने भी प्लान्स हैं वो पेपर में ही रह जाएंगे। इंजीनियरिंग डे 2025 का ऑफिशियल थीम है डीप टेक इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया टेडेक। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नेक्स्ट डेकेड सिर्फ टेक्नोलॉजी का है, जिसमें हमारे इंजीनियर्स एक्चुअली लीडिंग रोल पे रहेंगे। जब 90s में IT सेक्टर आई थी तो हमारे इंडिया की डायरेक्शन ही बदल दी थी, दिशा ही बदल दी थी। वैसे ही डीप टेक आने वाले समय में राज करेगा, चाहे वो किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी हो, AI हो, रोबोटिक हो, स्पेस टेक हो या फिर क्लीन एनर्जी हो। आप कभी सोचे हो कि एलेक्सा आपको कैसे समझ जाती है, या फिर UPI इतना स्मूथली कैसे काम करता है? चाहे कैसी भी टेक्नोलॉजी हो, AI हो, IoT हो, ब्लॉकचेन हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये सारे जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, बल्कि यही है आपकी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बैकबोन। लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, अगर आपके डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन में एक्सीलेंस नहीं है तो कितना भी क्रिएटिव आइडिया हो वो फेल हो सकता है। आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि मान लो कोई डैम बनाया, अगर उसकी डिज़ाइनिंग सही नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया, तो वो मतलब उसकी डिज़ाइनिंग ही सही नहीं है तो आप उसको कितने भी अच्छे से बनाओ वो कभी ना कभी गिर जाएगा। यानी कि एक्सीलेंस का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को कितना एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ सॉल्व करना। अब क्वेश्चन है कि आप लोग इन सब चीज़ों के लिए, आप लोग को इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है, कि इन सब चीज़ों का एजुकेशन से क्या लेना देना, आप सब स्टूडेंट को इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है, क्योंकि डीप टेक एक्चुअली में डिस्टेंस फ्यूचर नहीं है, वो ऑलरेडी आ चुका है। आज के डेट में कंपनीज वैसे ही स्किल वाले लोगों को ढूंढती है जिनको AI, IoT, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक ये सारी स्किल्स आती हो। तो आज के डेट में कॉलेज और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना सिर्फ आपको जॉब के लिए प्रिपेयर कराना, बल्कि आपको एक इनोवेशन और इंटर्नशिप के लिए तैयार करना। इसीलिए ये आपके लिए मैटर करती है। गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। इमेजिन कीजिए ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे कोडिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कुछ ऐसा हो जिससे ग्राउंड लेवल पर आपको इम्पैक्ट दिखे। हैकेथन, इंटर्नशिप या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, ये सब एक्चुअली आपके गेटवे हैं जो आपको इंडिया टेडेक के फ्यूचर लीडर्स बनाएंगे। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, लर्न, इनोवेट एंड लीड। ठीक है, हम लोग शुरू किए थे डैम के कंस्ट्रक्शन से और आ गए किस पे, टेक्नोलॉजी पे, यानी कि AI पे, जो आजकल जोरों शोरों पे चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या AI सच में टीचर्स के लिए डेंजर जोन है,
इस सारे डिटेल्स को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर को, जो एक्चुअली वर्ल्ड टीचर्स डे है। अगर आपको, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।